हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2023 के लिए। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर अच्छी तैयारी के लिए हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम पैटर्न को जानें, आपका एग्ज़ाम कैसा आता है और पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से। और यहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी के लिए हम गैसिंग क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करेंगे। पिछली बार के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं पास नहीं कर पाए थे, क्वालिफाई नहीं हुए थे। और यहाँ पर आपने अभी देखा भी होगा कि बिहार में वैकेंसी आई हुई है 6 to 8 के लिए, तो वहाँ पर भी सीटेट अपर लेवल का ही वैलिड होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तैयारी करें और किसी जॉब में अपनी एक सीट कंफर्म करें तो उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि आप 10 दिन में तैयारी कर लेंगे या 5 दिन में तैयारी कर लेंगे तो ऐसी तैयारी नहीं होती है। आपको अभी से क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तभी आप सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको क्वेश्चन देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि लेबल किस टाइप का यहाँ पर रहता है। बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं। सीटेट का जो लेबल है वो अब हार्ड हो गया है। चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर दिया है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो एक शिक्षक है वो शिक्षार्थियों का समालोचनात्मक चिंतन को कैसे सरल और सुगम बना सकता है। तो उसमें शिक्षक का क्या रोल होता है, उसमें शिक्षक का रोल है कि वह विविध परिस्थितियों में और विभिन्न दृष्टिकोणों से छात्र को जो है अवगत कराए। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर है ये करेक्ट है। टीचर जो है एक सुगमकर्ता का रोल ही प्ले करता है। यहाँ पर इसका कथन दिया हुआ है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट जो हैं सही हैं। अभिकथन भी यहाँ पर करेक्ट है और जो इसका कारण है ये भी करेक्ट है और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं विभिन्न दृष्टिकोणों से देखेंगे, विभिन्न परिस्थितियों में रहेंगे और आपस में उनमें मतभेद होंगे। इसी बीच बातचीत करेंगे तो क्या होगा, उनका समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसको वो समृद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो है करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। यहाँ पर दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 3 में दिया है ए और आर दोनों गलत हैं और पॉइंट 4 में दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर आपने अभिकथन और कारण दोनों देख लिए हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं कि बच्चे का समालोचनात्मक चिंतन जो है वो सुगम बन जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बात की जा रही है निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो किसकी बात कर रहे हैं, अधिगम के प्राथमिक लक्ष्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा हो। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है तथ्यों को रटना है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है यंत्रबद्ध याद करने में अभ्यास को उत्कृष्ट बनाना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सीटेट की क्लासेस दे रही हूँ तो मेरा यहाँ पर कोई फोकस ऐसा नहीं है कि मैं आपको तथ्य रटा दूँ या आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ जाए, आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगें या यंत्रबद्ध तरीके याद करने के जो है पूर्व अभ्यास करने में उत्कृष्ट बन जाए, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे, टॉपिक आप क्लियर करेंगे तो आप इसी के सिमिलर क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर में आना है केवल मैंने वो आपको रटा दिया है। ऐसा तो फिक्स होता नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, कहाँ से पेपर आएगा। ये क्या ज़रूरी हो जाता है कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, ना कि ऐसा कि आप उस चीज़ को रट के जाएँ या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रट कर जाएँ। तो यही चीज़ जो है शिक्षा में समालोचनात्मक चिंतन पर भी लागू होती है
शिक्षा या अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो ये होता है कि जो समालोचनात्मक चिंतन है उसका विकास किया जाए। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। तो जो बच्चे हैं उनके सीखने की शैलियों में क्या विविधता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसको कैसे देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बच्चे की जो सीखने की शैलियाँ हैं, बच्चे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो उसको बाधा के रूप में लेना चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। तो बच्चे की जो शैलियाँ हैं, बच्चा किस तरह से सीखता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये चीज़ भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। पॉइंट 1 भी यहाँ पर रॉन्ग है। देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या दिया है। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर दिया है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर दिया है कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। आप बच्चों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा एक चीज़ को एक बार में समझकर सीख जाता है, दूसरे बच्चे को टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना सिलेबस कराने के चक्कर में बच्चे को डांटेंगे और ये बोलेंगे कि तुम्हें भी दूसरे बच्चों के जैसे बनना है, एक ही बार में चीज़ को समझ लेना है या इस तरह से इसको करना है। ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। उनमें एक रूपता नहीं लाई जा सकती है, ना ही उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो सीखने की शैलियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न बच्चों में हो सकती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये राइट हो जाएगा। को महत्व देना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ हैं, जो उनमें विविधता है, उसको महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। उसको इस तरह से देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है और उसके सीखने की जो क्षमताएं हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, उसकी समझ अलग हो सकती है, उसकी बुद्धि का जो लेवल है वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो बच्चे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं, बात यहाँ पर किसी अवधारणा की हो रही है। अवधारणा कैसी होनी चाहिए, तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ाती हो। मतलब बच्चा क्या है, पहले उसको तर्क दिए जा रहे हैं और उसके बाद में उसको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है जटिल से सरल की ओर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। पहले वो बहुत ज़्यादा कठिन है, डिफ़िकल्ट है, उसके बाद वह धीरे धीरे ईजी हो जाती है, तो बच्चा तब ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो बच्चे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। अर्थात क्या होता है, बच्चों को आप जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, किसी चीज़ का उदाहरण नहीं देंगे, कोई चीज़ प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं दिखा सकते और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष चीज़ें दिखा रहे हैं। तो बच्चा ऐसे कैसे सीख जाएगा, उसको समझ नहीं आएंगी कोई भी चीज़ें। यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा प्रभावी ढंग से तब सीखता है, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा जो है अल्फ़ाबेट्स सीखता है, उसके बाद क्या करता है, वो पूरी स्पेलिंग सीखता है और धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है तो सेंटेंसेस बनाना भी वो सीख जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि पहले जो है बच्चा सामान्य चीज़ें सीखता है या सामान्य जो अधिगम सामग्री है उसको करता है लर्न, जो सामान्य अधिगम सामग्री है उसको सीख लेता है और उसके बाद वह विशिष्ट पर बढ़ जाता है। जैसे आप मैथ का भी ले लेंगे, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, लाइनें खींचकर लाइनों को काउंट करता है और उसके बाद उनको ऐड करना सीख जाता है। फिर बच्चा जो है कॉपी पर लिखकर ही 2 और 2 4 करना सीखता है। उसके बाद क्या सीखता है कि वो बिना पेन पेंसिल के भी उसको ईजिली सॉल्व कर लेता है और बड़ी बड़ी थ्योरम्स और क्वेश्चंस करने सीख जाता है। तो ये चीज़ें कैसे कर रहा है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है, ईजी से हार्ड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो अधिगम में योगदान नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है गैर प्रासंगिकीकरण, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है वैचारिकता, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है संगठन और 4 में दिया है वर्गीकरण।
ये सारे पॉइंट जो हैं ये पॉजिटिव हैं, ये करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गैर प्रासंगिकीकरण। यहाँ पर निगेटिव पूछा था तो हमें निगेटिव से मैच करते हुए आंसर देखना था। इसका अधिगम के दौरान कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। तो कौन सा तरीका यहाँ पर प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। बच्चों को बुद्धि में मंथन करना अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग करना और साथ ही उन्हें सहज अनुमान लगाने के अवसर मिलने चाहिए, तो ही बच्चा जो है अपने कौशलों को बढ़ा सकता है, समस्या समाधान करने में उसे आसानी हो सकती है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है, उन्हें समस्याओं को तैयार समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो बच्चे हैं अगर कोई समस्या आ रही है तो उनको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया जाए, तो ये यहाँ पर रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना चाहिए। तो आप इस तरह के पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। ये जो कीवर्ड्स आते हैं इनको इग्नोर नहीं करेंगे, वरना आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। रचनात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में दिया है, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए कि वो कठिन समस्याओं को सोल्व ही ना करें, उनसे बच जाएं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उन्हें बुद्धि मंथन और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। जिस अधिगम से आपको अनुभव प्राप्त हो या अनुभव के द्वारा आप अधिगम करें तो ये किस पर बल देता है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, पुनर्बलन की भूमिका पर। यह बच्चे के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण की भी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को उत्पाद के रूप में देखना है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम जो है ये आलोचनात्मक प्रतिबिंबन पर महत्व देता है, अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अभिकथन दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो और संलग्नता हो। तो यहाँ पर शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ये कथन कहा जा रहा है। चलिए इसका कारण भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अगर वातावरण कैसा हो, वातावरण की बात हो रही है यहाँ पर सक्रिय और सार्थक। ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे को जो है उसकी समस्या का समाधान मिल सके और वो इजीली सभी तरह के उसके लिए उपलब्ध हो, वो सीख सके। अगर कोई बच्चा जल्दी सीखने वाला है तो उसके लिए उसी के हिसाब से पढ़ाई हो, जिसको सीखने में समय लगता है तो उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस हों या तरीके हों। यहाँ पर बात क्या हो रही है, उनको एक वातावरण दिया जा रहा है जिसमें क्या है, सकारात्मक सार्थक वातावरण उन्हें उपलब्ध होगा तो बच्चे क्या करेंगे, आंतरिक रूप अगर सकारात्मक और सार्थक वातावरण बच्चों को मिलेगा तो बच्चे क्या करेंगे, आंतरिक रूप से उसके लिए प्रेरित हो जाएंगे और सीखने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। वो इजीली चीज़ों को सीख पाएंगे। यहाँ पर जो अभिकथन है ये भी करेक्ट है और जो कारण दिया है ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ए सही आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पर दिया है, ए आर दोनों गलत हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर दिया है, मानकीकृत पाठ्यक्रम,
ऐसा पाठ्यक्रम जो फिक्स है, जिसमें ना तो कोई लचीलापन है, ना कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है सामाजिक अलगाव, समाज से उन्हें अलग थलग रखा जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। मूर्त पुरस्कार दिए जाएं, बस केवल उन्हें पुरस्कार दिए जाएं, बच्चे उससे ज़्यादा सीख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सहकर्मी सहयोग। बच्चे क्या है, बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं की बात हो रही है, उनके विकास की बात हो रही है। तो बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ बैठेंगे, अपने सहयोगियों के साथ बैठेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, कुछ चीज़ें उनसे सीखेंगे और कुछ चीज़ें उनको सिखाएंगे। हुआ कि कुछ बच्चे अदर्स लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ जो है हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, तो जो बच्चा है साथ में लैंग्वेज इजीली सीख जाता है बिना किसी एफर्ट्स के। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सहकर्मी सहयोग के द्वारा संकल्पनात्मक योग्यताओं का विकास इजीली हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। आंतरिक वाक क्या होती है? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बच्चे आंतरिक वाक करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो वो क्या है? बच्चे अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बात कहीं पर बोल दी और बदले में आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है। अगर आप उसका फिर से जवाब देंगे तो आपको और अधिक डांट पड़ेगी। उससे पहले बच्चा क्या करता है? खुद से बात करता है, आंतरिक वाक करता है, सोचता है मन मन में कि कहीं मैं कुछ दोबारा से ना बोल दूँ और मुझे अधिक डांट ना लगा दे घर वाले या टीचर्स। तो वो खुद से बात कर रहा है, तो वो अपने आप को नियंत्रित कर रहा है, अर्थात अपनी सोच को वो नियंत्रित कर सकता है। तो बच्चों के लिए आंतरिक वाक जो होती है अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे पॉइंट इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों का विकास देरी से होता है, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के लिए क्या है? वो दोस्त का काम करता है और संप्रेषण का तरीका है, तो ये काल्पनिक तरीका नहीं है, ना ही ऐसा है कि वो उसको काल्पनिक दोस्त मान रहे हैं। देखते हैं ऑप्शन 4 में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। यहाँ पर परिपक्वता आप इसको बोल सकते हैं, अपरिपक्वता यहाँ पर रोंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये भी रोंग है। राइट आंसर यहाँ क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। बच्चे क्या करते हैं? अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की ये जो सीटेट पेडागोजी की क्लास थी ये कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हम कर रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए सीटेट पेडागोजी की क्लास, साथ ही हम करेंगे सीटेट के ऑल सब्जेक्ट को कवर। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। सीटेट का लेवल टफ़ है, हार्ड रहेगा, इस बार भी एग्ज़ाम ऐसा ही आने वाला है, तो आप तैयारी में अभी से लग जाइएगा, तो ही आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। और बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने के लिए मिलेंगी आने वाले टाइम में। 6 to 8 की वैकेंसी जैसे बिहार में आई है, तो अब ये यूपी और अदर स्टेट में भी आने वाली है इसी की तर्ज पर, क्योंकि बीएड को जो है पीआरटी से इन्होंने बाहर कर दिया है, तो अब इन्हें 6 to 8 की वैकेंसी देनी है। उसके लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।